तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, जो हम सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 33 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 34 है, जिसमें हम फिर से 25 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और जो अभी आपका 15 जून को एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले क्वेश्चन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। और इससे पहले अगर आपने बाकी के 33 वीडियोस को नहीं देखा है, तो प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ माइक्रोमीटर कॉन्टेक्ट्स द ऑब्जेक्ट। माइक्रोमीटर का कौन सा भाग वस्तु से संपर्क करता है? तो जो हमारा माइक्रोमीटर रहता है, तो माइक्रोमीटर का हमारा कौन सा भाग रहता है जो हमारा वस्तु से या पार्ट से संपर्क करता है? ऑप्शन ए बोला है फ्रेम, ऑप्शन बी बोला है एनविल एंड स्पिंडल, ऑप्शन सी बोला है स्लीव, और ऑप्शन डी बोला है लॉक नट। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनविल एंड स्पिंडल। तो माइक्रोमीटर का कौन सा भाग वस्तु से संपर्क करता है? तो वो रहता है हमारा एनविल और स्पिंडल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द फोर्जिंग टेम्परेचर रेंज ऑफ हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील का फोर्जिंग तापमान रेंज क्या है? जो हमारी हाई कार्बन स्टील रहती है, तो जब हम फोर्जिंग वगैरह करते हैं तो अलग अलग धातु का जो टेम्परेचर रहता है वो अलग अलग रहता है। तो वही हमसे पूछ रहा है कि हाई कार्बन स्टील का फोर्जिंग तापमान रेंज क्या है। ऑप्शन ए बोला है 600 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी बोला है 900 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी बोला है 1100 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्शन डी बोला है 1300 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारी हाई कार्बन स्टील रहती है, तो हाई कार्बन स्टील का जो फोर्जिंग टेम्परेचर रहता है वो हमारा 900 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखा जाता है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फोर्जिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल्स इज जनरली डन एट। गैर फेरस धातुओं की फोर्जिंग सामान्यतः किस तापमान पर की जाती है? तो जो हमारी नॉन फेरस मेटल रहती हैं, जैसे हमारा तांबा हो गया, पीतल हो गया, ये हमारी नॉन फेरस मेटल के अंतर्गत आती है। तो वही बोल रहा है कि नॉन फेरस मेटल की मतलब हमें फोर्जिंग करनी है, तो उसके लिए तापमान क्या रहेगा? ऑप्शन ए बोला है रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर, ऑप्शन बी बोला है लो टेम्परेचर, कम तापमान पर, ऑप्शन सी बोला है हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पर, और ऑप्शन डी बोला है मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक पर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लो टेम्परेचर, कम तापमान पर। तो जो हमारी नॉन फेरस मेटल वगैरह रहती हैं, तो उनकी जो फोर्जिंग रहती है वो किया जाता है, तो उसको कम टेम्परेचर पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द कलर ऑफ स्टील एट फोर्जिंग टेम्परेचर इज। फोर्जिंग तापमान पर स्टील का रंग क्या होता है? जो हमारा फोर्जिंग टेम्परेचर रहता है, तो उस पर जो हमारा स्टील का रंग रहता है वो कैसा रहता है? ऑप्शन ए बोला है लाइट ब्लू, हल्का नीला, ऑप्शन बी बोला है ब्राइट रेड, चमकदार लाल, ऑप्शन सी बोला है डल ब्लैक, फीका काला, और ऑप्शन डी बोला है ग्रे, धूसर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राइट रेड, चमकदार लाल। तो फोर्जिंग तापमान पर स्टील का रंग कैसा रहता है? तो वो रहता है हमारा चमकदार लाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच टूल इज यूज्ड फॉर कटिंग सीट मेटल मैनुअली। सीट मेटल को हाथ से काटने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? जो हमारा सीट मेटल में सीट वगैरह रहती है, तो उसको हाथ से काटने के लिए हम किस उपकरण का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है स्निप्स, ऑप्शन बी बोला है पंच, ऑप्शन सी बोला है स्टेक, और ऑप्शन डी बोला है ग्रूबर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्निप्स। तो सीट मेटल को हाथ से काटने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो उसके लिए हम स्निप का यूज करते हैं। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच टूल इज यूज टू सपोर्ट सीट मेटल वाइल शेपिंग और फॉर्मिंग। सीट मेटल को आकार देते समय किस उपकरण का से सहारा दिया जाता है? तो जो हमारा सीट मेटल रहता है, उसको आकार देते समय हम किस उपकरण से सहारा देंगे? ऑप्शन ए बोला है ग्रूबर, ऑप्शन बी बोला है स्टेक, ऑप्शन सी बोला है मेलिट, और ऑप्शन डी बोला है स्क्राइबर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेक। तो सीट मेटल को आकार देते समय किस उपकरण से सहारा दिया जाता है? तो स्टेक से सहारा दिया जाता है। अब जो हमारी स्टेक रहती हैं वो भी हमारी अलग अलग प्रकार की रहती हैं, और अलग अलग शेप के अनुसार स्टेक अलग अलग टाइप की रहती है। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ बार फोल्डर। बार फोल्डर का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो हमारा बार फोल्डर रहता है, तो बार फोल्डर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बोला है रिवेटिंग, ऑप्शन बी बोला है फोल्डिंग एजेस किनारे मोड़ने के लिए, ऑप्शन सी बोला है पंचिंग होल छेद करने के लिए, और ऑप्शन डी बोला है वेल्डिंग के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोल्डिंग एजेस किनारे मोड़ने के लिए। तो जो हमारे फोल्डिंग बार वगैरह रहते हैं, या जिसको हम फोल्डिंग बार भी बोलते हैं, तो जो हमारी सीट मेटल में किनारे वगैरह रहती हैं, तो उनको मोड़ने के लिए हम बार फोल्डर या फोल्डिंग बार का यूज करते हैं। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ यूनियन इन पाइपिंग। पाइपिंग में यूनियन का उद्देश्य क्या होता है? जो हमारी पाइपिंग प्रणाली रहती है, तो उसमें जो हमारा यूनियन रहता है, तो यूनियन का उद्देश्य क्या रहता है? ऑप्शन ए बोला टू इंक्रीज लेंथ, लंबाई बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी बोला इजी डिस्कनेक्शन, आसानी से अलग करने के लिए, ऑप्शन सी क्या बोला है फॉर ब्रांचिंग, शाखा बनाने के लिए, और ऑप्शन डी बोला टू रिड्यूस प्रेशर, दबाव कम करने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजी डिस्कनेक्शन, आसानी से अलग करने के लिए। तो जो हमारी पाइपिंग प्रणाली रहती है, तो उसमें यूनियन का यूज कहाँ क्यों करते हैं? जब हमारी पाइपलाइन खराब वगैरह हो जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं? यूनियन से आसानी से खोल सकते हैं। तो आसानी से अलग करने के लिए यूनियन का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आप फिटिंग यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट डायामीटर पाइप्स इज। दो अलग अलग व्यास के पाइपों को जोड़ने के लिए कौन सी फिटिंग प्रयोग की जाती है? तो जो हमारे दो अलग अलग व्यास के पाइप रहते हैं, उनको जोड़ने के लिए हम पाइप फिटिंग में किस पे सामग्री का यूज करते हैं? ऑप्शन ए बोला है कपलिंग, ऑप्शन बी बोला है रिड्यूसर, ऑप्शन सी बोला है यूनियन, और ऑप्शन डी बोला है टी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूसर। तो दो अलग अलग व्यास की पाइपों को जोड़ने के लिए कौन सी फिटिंग का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम रिड्यूसर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गुड लुब्रिकेंट। अच्छे लुब्रिकेंट की विशेषता नहीं है। तो जो हमारे लुब्रिकेंट्स रहते हैं, तो जो हमारा अच्छा लुब्रिकेंट रहता है, उसकी कौन सी विशेषता नहीं रहती है? ऑप्शन ए बोला है हाई विस्कोसिटी, उच्च चिपचिपापन, ऑप्शन बी बोला है लो फ्रीजिंग पॉइंट, कम जमाव बिंदु, ऑप्शन सी बोला है हाई फ्रिक्शन, उच्च घर्षण, और ऑप्शन डी बोला है स्टेबिलिटी या टेम्परेचर, तापमान पर स्थिरता। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारा अच्छा लुब्रिकेंट रहता है, उसकी कौन सी विशेषता नहीं रहती है? तो उच्च घर्षण हमारे अच्छे लुब्रिकेंट की विशेषता नहीं रहती है। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच लुब्रिकेंट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा लुब्रिकेंट कमरे के तापमान पर ठोस होता है? तो कौन सा हमारा लुब्रिकेंट रहता है, या लुब्रिकेंट का प्रकार रहता है, जो हमारे कमरे के तापमान पर ठोस रहता है? तो ऑप्शन ए बोला है वाटर, पानी, ऑप्शन बी बोला है तेल, ऑप्शन सी बोला है ग्रीस, और ऑप्शन डी बोला है केरोसिन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस। तो कौन सा लुब्रिकेंट जो रहता है, जो हमारा कमरे के तापमान पर भी कैसा रहता है? ठोस रहता है। तो वो रहता है हमारा ग्रीस। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज फॉर नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग का तापमान रेंज क्या होता है? जो हमारी नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस रहती है, तो जो हमारी नॉर्मलाइजिंग रहती है, तो उसमें जो तापमान रहता है, तो तापमान की रेंज क्या रखी जाती है? ऑप्शन ए बोला है 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी बोला है 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी बोला है 700 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्शन डी बोला है 1000 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मलाइजिंग की तापमान रेंज क्या रहती है? तो वो रहती है हमारी 700 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच प्रोसेस इज यूज टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस। आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग होती है? तो जो हमारा आंतरिक तनाव रहता है, तो आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए हम कौन सी प्रक्रिया उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए बोला है हार्डनिंग, ऑप्शन बी बोला है एनिलिंग, ऑप्शन सी बोला है स्ट्रेस रिलीविंग, और ऑप्शन डी बोला है केस हार्डनिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है? तो उसके लिए हम स्ट्रेस रिलीविंग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है?
14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन केस हार्डनिंग द हार्डनेस इज इंक्रीज्ड। केस हार्डनिंग में कठोरता बढ़ाई जाती है, तो जो हमारी केस हार्डनिंग रहती है तो केस हार्डनिंग में हमारी कठोरता कैसे बढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए क्या बोला है, ओनली एट द कोर, केवल कोर पर। ऑप्शन बी क्या बोला है, ओनली ऑन द सरफेस, केवल सतह पर। ऑप्शन सी क्या बोला है, यूनिफॉर्मली थ्रो आउट, पूरे भाग में समान रूप से। और ऑप्शन डी बोला है ओनली एट द एजेस, केवल किनारों पर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली ऑन द सरफेस, केवल सतह पर। तो जो हमारी केस हार्डनिंग प्रोसेस रहती है तो उसमें जो कठोरता रहती है केवल ऊपरी सतह पर की जाती है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ की इन मैकेनिकल असेंबलीज। मैकेनिकल असेंबली में की का कार्य क्या होता है। तो जो हमारी मैकेनिकल असेंबली रहती है तो मैकेनिकल असेंबली में जो हमारी चाबी रहती है, की को हम क्या बोलते हैं, चाबी। तो की का कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए क्या बोला है, रिड्यूस वेट, वजन कम करना। ऑप्शन क्या बोला है, ट्रांसमिट टार्क, टार्क ट्रांसमिट करना। ऑप्शन सी क्या बोला है, रिड्यूस स्पीड, गति कम करना। और ऑप्शन डी बोला इंक्रीज फ्रिक्शन, घर्षण बढ़ाना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसमिट टार्क, टार्क को ट्रांसमिट करना हमारे मैकेनिकल असेंबली में की का कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द की दैट हैज अ हेड फॉर इजी रिमूवल इज। जिस की में से सिरा होता है उसे आसानी से निकाला जा सकता है वह है। तो कौन सी हमारी की है जिसको हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है फ्लैट की, ऑप्शन बी बोला है जिब हेड की, ऑप्शन सी बोला है राउंड की, और ऑप्शन डी बोला है टेपर की। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिब हेड की। तो जो हमारी जिब हेड की रहती है उसमें क्या रहता है, सिर रहता है, तो जिसको हम आसानी से लगा भी सकते हैं और आसानी से निकाल भी सकते हैं। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द टेपर प्रोवाइडेड ऑन अ टेपर की इज यूजली। टेपर की पर दिया गया टेपर सामान्यता होता है। तो जो हमारी टेपर की रहती है तो टेपर की पर जो टेपर दिया जाता है वो सामान्यता कैसा होता है। ऑप्शन ए बोला 1:10, ऑप्शन बी बोला 1:50, ऑप्शन सी बोला 1:100, और ऑप्शन डी बोला 1:20। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी। तो जो हमारी टेपर की रहती है तो टेपर की पर दिया गया टेपर सामान्यता कैसा रहता है। तो टेपर की पर जो टेपर दिया जाता है वो हमारा 1:100 में टेपर रहता है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच की इज यूज्ड वेयर एक्सियल मूवमेंट इज रिक्वायर्ड। जहां अक्षीय गति आवश्यक हो वहां कौन सी की प्रयोग की जाती है। तो जहां पर हम ये आ रही एक्सियल मोशन या एक्सियल मूवमेंट आवश्यक हो तो वहां पर हम किस प्रकार की चाबी का यूज करेंगे। ऑप्शन ए बोला है स्प्लाइन की, ऑप्शन बी बोला है सैडल की, ऑप्शन सी बोला है टेपर की, और ऑप्शन डी बोला है वुडरफ की। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहां अक्षीय गति आवश्यक हो वहां कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर हमारी स्प्लाइन की का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है। द फंक्शन ऑफ फ्लक्स इन वेल्डिंग इज टू। वेल्डिंग में फ्लक्स का कार्य क्या होता है। तो जो हमारी वेल्डिंग रहती है तो वेल्डिंग में हमारा जो फ्लक्स रहता है तो फ्लक्स का कार्य एक्चुअली में रहता क्या है। ऑप्शन ए क्या बोला है प्रोड्यूस हीट, ऊष्मा उत्पन्न करना। ऑप्शन डी क्या बोला है क्लीन द सरफेस, सतह को साफ करना। ऑप्शन सी क्या बोला है रिमूव ऑक्साइड एंड इम्प्यूरिटीज, ऑक्साइड और अशुद्धियों को हटाना। और ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिमूव ऑक्साइड एंड इम्प्यूरिटीज, ऑक्साइड और अशुद्धियों को हटाना ही हमारे वेल्डिंग में फ्लक्स का कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच वेल्डिंग प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर फीलर मेटल। कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में भराव धातु की आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन सी हमारी वेल्डिंग प्रक्रिया रहती है जिसमें हमारी फीलर मेटल की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन ए बोला है गैस वेल्डिंग, ऑप्शन ए बोला है टीआईजी वेल्डिंग, ऑप्शन सी बोला है फ्रिक्शन वेल्डिंग, और ऑप्शन डी बोला है आर्क वेल्डिंग।
तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी फ्रिक्शन वेल्डिंग रहती है तो उसमें जो हमारी फिलर मेटल रहती है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द मोलन मेटल फॉर्मेड ड्यूरिंग वेल्डिंग इज प्रोटेक्टेड बाय। वेल्डिंग के दौरान बने पिघले धातु को किससे संरक्षित किया जाता है? तो जो हमारी वेल्डिंग प्रोसेस रहती है, तो जो वेल्डिंग प्रोसेस में जो हमारी पिघली धातु रहती है तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? ऑप्शन ए बोला एयर हवा, ऑप्शन बी बोला स्लैग, ऑप्शन सी बोला वाटर पानी, और ऑप्शन डी बोला है ग्रीस। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लैग। तो वेल्डिंग के दौरान बने पिघले धातु को किससे संरक्षित किया जाता है? तो उसको स्लैग से संरक्षित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फेसिंग ऑपरेशन इज डन टू। फेसिंग ऑपरेशन किया जाता है, जो हमारा फेसिंग ऑपरेशन किया जाता है तो वो हमारा किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बोला है रिड्यूस लेंथ, लंबाई कम करने के लिए। ऑप्शन ए बोला है स्मूथ द साइड सरफेस, साइड सतह को चिकना करने के लिए। ऑप्शन सी बोला है मेक होल, छेद बनाने के लिए। और ऑप्शन डी बोला है थ्रेड कटिंग, थ्रेड काटने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मूथ द साइड सरफेस। साइड सतह को चिकना करने के लिए हमारा फेसिंग ऑपरेशन किया जाता है। तो कोई भी हमारा पार्ट्स वगैरह है तो उसकी सतह को हमें चिकना करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए हम फेसिंग ऑपरेशन का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द टूल यूज टू मेक नलिंग पैटर्न इज कॉल्ड। नलिंग पैटर्न बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला टूल होता है, जो हमारे नलिंग पैटर्न वगैरह रहते हैं तो आप सभी ने नलिंग वगैरह देखी होगी। ग्रिप वगैरह बढ़ाने के लिए हम नलिंग का यूज करते हैं या नलिंग करते हैं। तो वही बोल रहा है कि नलिंग पैटर्न बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला टूल कौन सा होता है? ऑप्शन ए बोला है फेसिंग टूल, ऑप्शन बी बोला है कटिंग टूल, ऑप्शन सी बोला है नलिंग टूल, और ऑप्शन डी बोला है बोरिंग टूल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नलिंग टूल। तो नलिंग पैटर्न बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला टूल होता है तो वो रहता है हमारा नलिंग टूल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द डेप्थ इज मेजर्ड इन। थ्रेड की गहराई मापी जाती है, जो हमारी थ्रेड्स वगैरह रहती हैं तो थ्रेड्स वगैरह की गहराई वगैरह मापते हैं तो वो हम किस में मापते हैं? ऑप्शन ए बोला है mm, मिलीमीटर में। ऑप्शन डी बोला है डिग्रीज, डिग्री में। ऑप्शन सी बोला है पिच में। और ऑप्शन डी बोला है माइक्रोन में। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, mm में। तो जो थ्रेड की गहराई वगैरह रहती है वो हमारी mm में मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 25 बोल क्या रहा है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैरेज इन अ लेथ। लेथ में कैरेज का कार्य क्या रहता है? तो जो हमारी लेथ मशीन रहती है तो लेथ मशीन में हमारे कैरेज का कार्य रहता क्या है? ऑप्शन ए बोला टू सपोर्ट वर्कपीस, वर्कपीस को सहारा देना। ऑप्शन बी बोला टू रोटेट चक, चक को घुमाना। ऑप्शन सी बोला टू होल्ड एंड मूव टूल, टूल को पकड़ना और चलाना। ऑप्शन डी बोला टू एडजस्ट स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल की गति को समायोजित करना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू होल्ड एंड मूव टूल, टूल को पकड़ना और चलाना ही हमारे लेथ मशीन में कैरेज का कार्य होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। और फ्रेंड्स आप सभी को अपने एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।